तो बच्चों कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। ये वीडियो क्लास 9th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम हिंदी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सैम्पल पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपके एनुअल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये बच्चों हमारा सैम्पल पेपर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने सैम्पल पेपर नंबर 1, 2, 3 काफ़ी अच्छे तरीके से कर लिया है। अब हम सैम्पल पेपर नंबर 4 करेंगे और काफ़ी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं सारे के सारे ग्रामर आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। आपको अपठित गद्यांश भी समझाने वाला हूं कि किस तरीके से आप इसके आंसर को बहुत इजीली निकाल सकते हो। पिछले वीडियोस में जितने भी आपके डाउट थे, उन डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। और एक बात ध्यान देना बच्चों, जो जो चीज़ें मैं कराऊंगा, जो जो मैं एग्जाम्पल लूंगा, उसके सेम टू सेम आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पिछला एग्जाम आपका एसएसटी का था, जहां मैं जो जो आपको करवाया था उसमें से 70 प्लस मार्क्स काफ़ी बच्चों के आ जाएंगे। बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, सर आपने जो बताया उसमें से सारे क्वेश्चन आए, जो जो कॉन्सेप्ट आपने कराया उसमें से काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में एज इट इज़ आ गए थे। तो अगर आपको हिंदी में भी पूरा का पूरा हेल्प लेना है हमसे, तो हमारे वीडियोज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करना, शुरू से लेके एंड तक पूरी की पूरी वीडियो को देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ बच्चों समझ में आ जाए और एक एक चीज़ आप दिमाग में घुसा लो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, जितने भी मैं लिटरेचर पार्ट जो आपके बुक्स में से क्वेश्चंस होते हैं, उन सब क्वेश्चंस को मैं आपको बताऊंगा। और वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आते ही रहते हैं। पिछले 10 साल से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आते हैं, उन सब क्वेश्चंस को हमने इन सैंपल पेपर्स में डिवाइड कर रखा है। कुछ हमारे सैंपल पेपर नंबर 3 में है, 4 में है, 5 में है। तो सारी वीडियोस को जरूर देखना, ताकि आपके एग्जाम में कम से कम 70 प्लस मार्क्स तो आ ही जाए। और काफ़ी बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो 80 में से 80 नंबर लाएंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा सैंपल पेपर देख के। तो ये सैंपल पेपर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कुछ चीज़ों को जान लेते हैं, जैसे कि आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और टोटल आपके 80 नंबर होंगे। और इसमें टोटल आपके कितने प्रश्न होंगे? 15, जो कि 4 खंडों में बटे होंगे। खंड का, खंड खा, खंड गा और खंड घा। इन 4 खंडों को बच्चों ऐसे समझा दूंगा आपको कि आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। हिंदी अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो, फिर भी मैं हिंदी आपको ऐसे समझा दूंगा कि सारे क्वेश्चन आपको मुंह जुबानी याद हो जाए। तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा ही खंड का शुरू करते हैं, जो कि आपका है अपठित बोध। क्वेश्चन बच्चों अपठित बोध, जिसमें हमें गद्यांश को पढ़ना है। तो चलो इसको बहुत ध्यान से पढ़ के समझते हैं। कहा गया है कि भारतीय संस्कृति में या भारतीय संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन और समृद्ध संस्कृतियों में से एक है। यह अपनी विविधता और पारंपरिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में हर राज्य और समुदाय के अपने विशेष त्योहार होते हैं, जो समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। दीपावली, होली, ईद, गणेश चतुर्थी और दशहरा जैसे प्रमुख त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसा कि बच्चों सारे त्योहारों को यहाँ पे हमने इंक्लूड कर लिया, लेकिन बच्चों अगर आप ध्यान दो तो दीपावली और होली पे ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है। जैसे दीपावली और होली पे ज़्यादा ही ध्यान दिया गया है, यानी हमारे क्वेश्चन भी दीपावली और होली से ही बनेंगे। आपको वही चीज़ें ध्यान देना है कि किस चीज़ पे ज़्यादा फोर्स किया जाए। अगर उस चीज़ पर ज़्यादा फोर्स किया गया है तो समझ जाना बच्चों, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो आगे पढ़ लेते हैं। दीपावली, जिसे दीपों का त्योहार कहा जाता है, भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या है बच्चों? बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसको आप ध्यान देना, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। और इस दिन लोग अपने घरों को किससे सजाते हैं बच्चों? आप भी देखोगे, आप दिए लाते हैं या फिर लाइट्स लाते हैं, तो आप अपने घरों को सजा देते हैं। इसको भी आप ध्यान देना। अब अगला आता है बच्चों होली। वही होली रंगों का पर्व है, जो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। ठीक है बच्चों, ये क्या है बच्चों? प्रेम और भाईचारे का प्रतीक। और यहीं पे आप दीपावली को देखो तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं और खुशी का अनुभव करते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति में सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश दिया जाता है। पारंपरिक भारतीय त्योहारों के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति को सजीव रखते हैं
और आने वाली पीढ़ियों तक इसका संरक्षण करते हैं। बच्चों, इसका मतलब कि जो पारंपरिक भारतीय त्योहारों के माध्यम से लोग अपनी संस्कृति को जिंदा रखते हैं और संरक्षण करते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, यानी बचाते हैं। जैसे आपके फादर हैं, वो उसका उस संस्कृति को जिंदा रखते हैं और आपको दे देते हैं कि अब तुम इसको आगे बढ़ाओ, तो वो संरक्षण करते हैं, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को देते हैं। अब बच्चों, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो देख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं? तो बच्चों, हमारे जो भारत है वो विविधता का देश है। विविधता का देश मतलब होता है बच्चों, हमारे देश में हर एक तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। तो बच्चों, जहाँ जहाँ केवल वर्ड आ जाए, तो केवल वर्ड बच्चों हमेशा नेगेटिव को दर्शाता है। इस बात को हमेशा आप ध्यान देना, जो ये केवल वर्ड है ये हमेशा ही नेगेटिव को दर्शाता है। जहां भी आपको केवल दिखे, समझ जाना वो आंसर नहीं होने वाला है आपका। सिर्फ सिर्फ और केवल में बस ये डिफरेंस है, दोनों वर्ड अलग हैं लेकिन बात एक ही है। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन आता है बच्चों, धार्मिक और सामाजिक त्योहार, मतलब हमारे देश में अलग अलग धर्म होते हैं और अलग अलग समुदाय के लोग हैं जिनके त्योहार मनाए जाते हैं। तो कह सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक त्योहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें हमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, उसमें फिर हमें सही विकल्प को चुनना होता है। तो चलो देखते हैं। दीपावली किस बात का प्रतीक है? जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया बच्चों, यहाँ पे कि दीपावली जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो बच्चों, इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। अच्छाई की जीत, जो कि हमारे पॉइंट में था। सामाजिक समृद्धि नहीं है बच्चों दीपावली में। बुराई की जीत थी बच्चों। विज्ञान का विजय बिल्कुल नहीं था। तो बच्चों, ये जो 2 ऑप्शन आते हैं, 1 और 3, वो सही हो जाएगा। चलो हम विकल्प में देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। तो बच्चों, जो पहला ही ऑप्शन है, कथन 1 और 2 सही है। हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चों, आपका जो पैराग्राफ आएगा, या तो ये सेम आ जाए, डिट्टो आ जाए आपके एग्जाम में, नहीं तो बच्चों इसी तरीके से आपका पैराग्राफ आएगा, उसके बेस पे आप आंसर कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। होली, इसमें बोला गया है बच्चों, होली किसका प्रतीक है? तो बच्चों, होली प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। आपको याद आ गया होगा, मैंने कहा था इस चीज को आप ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। क्या है बच्चों? ये होली जो है वो प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। तो जो ऑप्शन बी होगा हमारा, जो खा ऑप्शन होगा, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। धन और वैभव नहीं है, शक्ति साहस नहीं है, धार्मिक उत्सव नहीं है। हमारा एक ऑप्शन है प्रेम और भाईचारे का प्रतीक। अब बच्चों, अगला क्वेश्चन है वो आंसर बेस है, हमें खुद आंसर लिखना पड़ेगा। तो वो देखते हैं। भारत के प्रमुख त्योहारों के महत्व पर प्रकाश डालें। तो बच्चों, भारत के प्रमुख त्योहारों में सिर्फ 2 त्योहारों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। पहला होली है, दूसरा दीपावली है। तो आप दीपावली लिख देना, जरूरी नहीं गणेश चतुर्थी लिखना है। मैंने यहाँ पे गणेश चतुर्थी डाल दिया है, जरूरी नहीं है, लेकिन आप डालना हो तो आप डाल सकते हो। तो बच्चों, हम आंसर लिखेंगे, भारत के प्रमुख त्योहार जैसे दीपावली, होली समाज में प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देते हैं। इन त्योहारों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित किया जाता है, यानी बचाया जाता है। इस तरीके से आप अपने तरीके से आंसर लिख सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आप आराम से लिख दोगे आंसर। बस आप पैराग्राफ को ना 2 बार पढ़ना, जिससे आपको वो समझ आ जाए। पहला बच्चों, और हाँ, पैराग्राफ का एक रूल बताता हूँ आपको। पैराग्राफ पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को पहले पढ़ना। क्वेश्चन को अगर समझ जाओगे तो पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते ना आपके दिमाग में आंसर बनते जाएंगे। तो इस बात का ध्यान देना कि पैराग्राफ पढ़ने से पहले मुझे क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद मैं पैराग्राफ पढ़ लूंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आप भारतीय संस्कृति के बारे में क्या सोचते हैं? अब बच्चों, इतना हमने पढ़ा, अब उसके बारे में बताना है हमें, भारतीय संस्कृति के बारे में। तो अब लिखेंगे, भारतीय संस्कृति बहुत विविध और समृद्ध है, जिसमें हर धर्म, भाषा और समुदाय का योगदान है। इसकी खूबसूरती यह है कि यह सभी को एक साथ लाती है और सदियों से चली आ रही है और परंपराओं का सम्मान करती है। मतलब सदियों से चली आ रही परंपराओं का सम्मान करती है हमारी भारतीय संस्कृति। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, जो कि 5 मार्क्स का हो जाएगा। ये काव्यांश आधारित है। काव्यांश को आप पढ़ लेना अच्छे से, मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। अभी राह में है मुश्किलें, थक कर ना रुक जाना, जो ठोकरें लगी हैं तुझे उन्हें मत भूल जाना। सूरज की तरह चमकने को तपना जरूरी है। बच्चों, इसमें बोला, इसमें एक तरीके से देखो, अगर आपको सूरज की तरह चमकना है
तो उसकी तरह जलना बहुत ज़रूरी है। जो भी है सपने तुझ में वो पूरा होना ज़रूरी है। मतलब जो तूने सपने देखे हैं, वो मेहनत करने के बाद तेरे सपने पूरे होंगे। लेकिन तेरे को तपना ज़रूरी है, यानी तेरे को बहुत ज़्यादा संघर्ष और मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है? आगे देखते हैं। हार से डरकर बैठ जाना तेरा धर्म नहीं, तेरे इरादे मजबूत हैं, कुछ भी मुमकिन नहीं। आंधियों से लड़कर जो दीप जलाते हैं, सफलता के वही असली हकदार कहलाते हैं। बच्चों देखो, आंधी, जब बच्चों आंधी तेज-तेज चल रही होती है, तो एक दीप को जलाना कितना मुश्किल होता है आपको मालूम होगा। लेकिन उस दीप को आंधी में जला दिया जाए, तो ये एक तरीके से आपका संघर्ष बताया गया है, ये आपका मेहनत बताया गया है कि किस तरीके से मेहनत की जाती है, तभी आप असली हकदार होते हैं। किसके बच्चों? सफलता के। मन में हो विश्वास अगर तो पर्वत भी झुकता है। देखो, विश्वास अगर रखोगे तो पर्वत भी झुकेगा। एक तरीके से बच्चों यहाँ देखो, तो यहाँ पे एक अलंकार को यूज़ किया गया है, जहाँ पे पर्वत को इंसानों से कंपेयर किया गया है। अब मैं आपको बताऊँगा नहीं कौन-सा इसमें अलंकार यूज़ हुआ है, आप बताना कि इसमें कौन-सा अलंकार यूज़ हुआ है। देखो, यहाँ पे किसी वस्तु को किसी इंसान से कंपेयर किया गया है, तो यहाँ पे क्या कौन-सा अलंकार यूज़ होता है? अगर आपने किया होगा बच्चों तो आपको मालूम होगा। ठीक है? ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट में बताना। कोशिशें तेरी अगर सच्ची हो तो भाग्य भी रुकता है। तू बढ़ तू चलता चल, मत पीछे मुड़कर देख, क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं जो हार कर देते हैं लिख। मतलब ये देखो, इतिहास वही बनाते हैं जो हार का कर देते हैं लिख। क्या बात कही गई है। चलो इसके बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चों इसमें बोला गया है, इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है? काफ़ी क्वेश्चन बच्चों इस कविता से बन सकते हैं, लेकिन अगर देखो इस कविता में मेहनत और संघर्ष को बताया गया है, तो जो ऑप्शन ग होगा बच्चों, मेहनत और संघर्ष के महत्व को समझाना। जैसा कि मैंने आपको पैराग्राफ या काव्यांश पढ़कर बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा कथन बेस्ड क्वेश्चन होता है। क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कविता में मेहनत को सफलता का बताया गया है। बिल्कुल। कविता में केवल भाग्य पर विजय नहीं बच्चों, भाग्य पे नहीं, उसने बताया है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो तपना जरूरी है, यानी जलना जरूरी है। और अगर तूने आंधियों में दीप जला दिया तो तेरा सफल होना जरूरी है। तो यार भाग्य मतलब होता है यार अपने किस्मत, किस्मत पे भाई कोई नहीं रहता, मेहनत करना पड़ता है। जो ऑप्शन 2 है वो गलत है। कविता में इतिहास बनाने वालों की प्रशंसा की गई है। बिल्कुल। तो ऑप्शन ए और सी सही है, मतलब 1 और 3 बिल्कुल सही है। तो बच्चों जो ऑप्शन पहला ही होगा, केवल 1 और 3 सही है। चलो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तीसरा कहता है बच्चों, सूरज की तरह चमकने को तपना जरूरी है का तात्पर्य क्या है? तो बच्चों इसके ऑप्शन देखते हैं हम। सूरज का तपना मानव जीवन के लिए आवश्यक है? नहीं, मतलब ये मतलब नहीं है यार, ये गलत मतलब है। मतलब गर्मी को सहना सफलता का मार्ग है यार, ये बिल्कुल नहीं है। अगर गर्मी को सहना सफलता का मार्ग होता तो मैं रोज जाके धूप में बैठ जाता यार, सफलता मिल जाती तो। सूरज का अनुसरण करने की प्रेरणा नहीं, सफल बनने के लिए कड़ी मेहनत और धैर्य की जरूरी है। बिल्कुल बच्चों, हार्ड वर्क और पेशेंस की जरूरी है। क्या बच्चों? सफलता के लिए, जैसा कि आपके काव्यांश में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंधियों से लड़कर जो दीप जलाते हैं का संदेश क्या है भाई? आंधियों से लड़कर मतलब ये पंक्ति बताती है कि कठिनाई और बाधाओं का सामना करने वाले ही सच्चे विजेता होते हैं और सफलता के असली हकदार बनते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हम आपको खुद पे लिखना होगा। अगला है, कविता में इतिहास बनाने वालों का उल्लेख क्यों किया गया है? भाई, कविता में इतिहास बनाने वालों का उल्लेख किया है, पर क्यों किया गया है? कि हमें मोटिवेशन मिले भाई उसको पढ़ के। तो देखते हैं, इतिहास बनाने वालों का उल्लेख ये बताने के लिए किया गया है कि जो लोग हार मानने के बजाय संघर्ष करते हैं, वे अपनी पहचान और महान कार्यों से दुनिया में नाम कमाते हैं, या फिर और लोगों को मोटिवेशन करते हैं। इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं। बस आपका एग्जामिनर आपसे खुश होना चाहिए। अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, तो बच्चों इसमें प्रत्यय उपसर्ग हमें पहचानना है, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, आपको सिर्फ 4 करने होंगे। मैं आपको 5 के 5 बताऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके डिट्टो ही आने वाले हैं एग्जाम में। आप खुश हो जाओगे मेरे पे, आप बोलोगे कि सर आपने बहुत अच्छा पेपर कराया, क्योंकि जो आपने बताया वो सारे पेपर में आ गए। ठीक है, और मैं सिर्फ आपको आंसर क्वेश्चन नहीं बताने वाला, मैं उस चीज को आपको समझाऊंगा, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय, रचना के आधार पर वाक्य भेद, अलंकार, संधि विच्छेद,
या समास जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं, आपको समझना जरूरी है, आंसर देखना जरूरी नहीं है। तो मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो बच्चों इसमें बोला गया है पराजय। पराजय में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है और मूल शब्द बताना है। तो बच्चों उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग बच्चों वो होता है जो किसी शब्द के पहले लगने से, मतलब स्टार्टिंग में लगने से उसका अर्थ बदल देता है, उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय बच्चों वो किसी शब्द के आखिर में लग के उसका अर्थ बदल देती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रत्यय। सिंपल वर्ड में आपका बस इतना है। तो बच्चों प्राजय में हमारा प्रा उपसर्ग है और जे हमारा क्या है बच्चों? मूल शब्द। जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया है, आपका मूल शब्द यह है और आपका प्रत्यय है। अगला है बच्चों क्वेश्चन, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगा देना कि अभी अभी उपसर्ग से निर्मित एक शब्द लिखिए। तो बच्चों मैंने 4-5 लिख दिया है, जैसे अभिषेक, अभिज्ञान, अभिलाषा, अभिमान, अभिव्यक्ति, ये सारे शब्द आपके क्या हो जाएंगे बच्चों? अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द। इसको ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एज इट इज एग्जाम में आने वाला है। अब बच्चों अगला है प्रत्यय। तो वैज्ञानिक शब्द में प्रयुक्त मूल शब्द पहचान के लिखिए। तो बच्चों इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा एक प्रत्यय, और जो इसका शब्द होगा वो होगा हमारा विज्ञान। विज्ञान प्लस एक हमारा क्या बनता है बच्चों? वैज्ञानिक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान देना बच्चों, एक प्रत्यय आपका बहुत जगह आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कि उत्साहित शब्द में निहित प्रत्यय लिखिए। उत्साहित में बच्चों हमारा प्रत्यय है ई प्रत्यय। उत्साह प्लस ई हमारा क्या बनता है बच्चों? उत्साही। इसको आप ध्यान देना। अब वाला प्रत्यय से निर्मित शब्द बताना है। वाला शब्द से जो निर्मित शब्द होते हैं बच्चों वो बहुत इजी होते हैं। दूध वाला, पानी वाला, चाय वाला, किताब वाला, खाने वाला, पीने वाला लिख दो कुछ, ये कोई शब्द नहीं है। तो 4 शब्द मैंने आपको लिखा है जो हमारा प्रत्यय वाले से आए हैं, इनको आप याद कर लेना। ये भी काफी आपके एग्जाम में आ जाते हैं और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। मैं आपको टोटल 5 सैंपल पेपर करवाने वाला हूं, जिसमें से आपके जो 80 मार्क्स में से 70 नंबर तो भाई पक्के ही हैं। आपके एग्जाम में 70 नंबर हिंदी के बिल्कुल पक्के हैं, क्योंकि क्वेश्चन डिट्टो ही आने वाला है और मैं आपको हर एक चीज समझाने वाला हूँ। हर सैंपल पेपर में आपको हर एक चीज समझाने वाला हूँ, तो बड़ा मजा आएगा बच्चों। आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको ही बताने वाला हूँ। तो बहुत मजा आने वाला है बच्चों आपके इस एग्जाम में। तो बिल्कुल इस वीडियो को देखना, और ये वीडियो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट दोनों के लिए ही जरूरी है। तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखना। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि समास बताना है हमें, किन्हीं 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को करना है। तो समास बताना है बच्चों। समास हम बता देते हैं। इसमें बच्चों देखो धर्म पत्नी, धर्म पत्नी का हमें समास विग्रह करके लिखना है। तो बच्चों धर्म पत्नी मतलब धर्म के अनुसार जो पत्नी चलती है उसको हम कहते हैं धर्म पत्नी। तो बच्चों जो इस तरीके से मतलब हम निकालते हैं किसी भी शब्द का, उसको हम कहते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे पंचवटी, पंचवटी हो गया बच्चों, और भी जो त्रिवेणी हो गया, त्रिवेणी मतलब 3 नदियों का समूह, ये सारे जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास हो जाते हैं, क्योंकि उसमें जो शब्द होता है उसका अर्थ थोड़ा सा लंबा होता है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। अगला है बच्चों पुस्तक वाचन शब्द। देखो अगला क्वेश्चन है पुस्तक वाचन शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। अब देखो बच्चों पुस्तक वाचन पढ़ के आपको लगता है कि ये चीज तो संस्कृत है, ठीक है, जितना मुझे पता है वो संस्कृत है। तो बच्चों जितने भी संस्कृत शब्द होते हैं वो हमारे तत्पुरुष समास होते हैं, इस बात का आपको ध्यान देना है। जितने भी संस्कृत वाले होंगे शब्द वो हमेशा हमारा क्या होगा बच्चों? पुस्तक वाचन यानी तत्पुरुष समास हमारा हो जाएगा। संस्कृत शब्द जब भी आपका यूज हो और उसमें बोला जाए कि समास कौन सा है, तो वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब किसी समास समास में अव्यय का यूज हो जाए, जैसे जैसे कि, द्वारा, से का प्रयोग करते हैं, तो बच्चों जहां भी अव्यय यूज हो जाए तो इसी के नाम से एक समास का नाम बनता है। क्या है बच्चों समास का नाम? अव्यय भाव समास। ठीक है, ये तो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि शब्द भी अव्यय है और समास भी अव्यय है, तो ये हो जाता है। अब बच्चों हम आते हैं किस पे बच्चों? द्विगु समास पे। का उदाहरण लिखिए, जैसे पंचबला 5 प्रकार की बालियां, त्रिवेणी 3 नदियों का समय। तो बच्चों ये द्विगु समास होता है। द्विगु समास में बच्चों
नंबर्स आते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कृष्ण पक्ष शब्द में निहित समास का नाम लिखिए। तो बच्चों कृष्ण पक्ष में जो समास है वो हमारा क्या है? बहुब्रीहि समास। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निर्देश अनुसार अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से 4 प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। तो देखते हैं बच्चों। अब देखो, पहला बोला जाता है कि मुझे परेशान मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पे जब जहाँ भी मत यूज हो, नहीं करना, ना करना, इसे नहीं करना, मत करना, मना, नहीं करना, ना करना, ये जितने भी शब्द होते हैं बच्चों वो निषेधवाचक वाक्य के पार्ट्स होते हैं। जहां भी ये शब्द आए तो अब आंख बंद के बोल देना, आंख बंद करके लिख देना कि ये निषेधवाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया है ध्यान से पढ़ाई करो और अच्छे अंक लाओ। यानी यहाँ पे बच्चों आदेश दिया जा रहा है। जहां भी आदेश दिया जाए, जहां भी कमांड दिया जाए, जहां भी ध्यान का वर्ड आ जाए, तो समझ जाना वो आज्ञावाचक वाक्य हो जाता है। ठीक है, और बच्चों आज्ञावाचक वाक्य में मैंने कुछ शब्द लिखे जैसे कृपया, आदेश, तुरंत, ध्यान करे, ये जितने भी शब्द अगर आपके आ गए तो आंख बंद करके बोल देना वो आज्ञावाचक वाक्य हैं आपके। ठीक है बच्चों, इन चीजों का आपको ध्यान देना है। आप बिल्कुल मस्त एग्जाम करके आओगे। अगला है विस्मयादि बोधक वाक्य का उदाहरण दीजिए। अब देखो, विस्मयादि बोधक मतलब जहां भी बच्चों ये वाला साइन लग जाए, जैसे चौंक जाना है बिल्कुल, ओह ये सचमुच अद्भुत है, मैं हैरान हूं, तो बच्चों यहाँ पे चौंक गया, या खुशी जाहिर करना हो, हुर्रे आज हम जीत गए, ऐसे शब्द जहां यूज हो जाए, जहां भी ये चिन्ह आ जाए, विस्मयादि बोधक का चिन्ह आ जाए, वो समझ जाना आप विस्मयादि बोधक वाक्य है। आप इस तरीके से वाक्य भी बना सकते हो, जैसे ओह मैं तो डर गया, ओह तुम कहाँ जा रही हो, कुछ भी बोल सकते हो बच्चों, आपको एक शब्द बनाना है। अगला देखते हैं बच्चों, संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिख दीजिए। अब संकेतवाचक मतलब जहां पे संकेत दिया जाए, तो ये कौन सा रास्ता है, हमें कहाँ जाना है, तो बच्चों कहाँ शब्द यूज हो जाता है तो आप समझ जाना वो संकेतवाचक वाक्य हो जाता है। अगला देखते हैं। अब जो वाक्य किसी इच्छा इच्छा जहां बोल दे या आशीर्वाद बोल दे, आंख बंद करके इच्छावाचक लगा देना। अब देखो, इच्छा अगर बोल दिया तो आप समझ जाओगे इच्छावाचक वाक्य होता है, लेकिन जब आशीर्वाद शब्द आ जाए बच्चों, तो भी आप समझ जाना वो क्या है बच्चों, इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, अब इसी बात पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलंकार। बच्चों ये पता है, जो अलंकार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे अलंकार को ना समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने इसको समझाया भी है आपको अच्छे से, तो आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों क्या कह रहा है कि निर्देश अनुसार अलंकार पर आधारित निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 को करना है, जैसा कि पहले बताया गया। तो देखो, बंसी बजाए बल्लभ, बाग बांसुरी बजाए। देखो बच्चों यहाँ पे ना बा शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है, हर शब्द में बा पहले आ रहा है, तो 2 या 2 से अधिक बार किसी शब्द का पुनरावृत्ति हो तो समझ जाना बच्चों वो क्या है, हमारा अनुप्रास अलंकार है। 2 या 2 से अधिक बार किसी भी शब्द का पुनरावृत्ति हो तो वो क्या होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब हम इसको और इसकी व्याख्या करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखो व्याख्या ऐसी की गई है, लेकिन अब जितना मैंने बताया कि इसमें बा ध्वनि का पुनरावृत्ति हो रहा है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ देखो बच्चों, एक घटा शब्द है जो काली घटा बता रहा है, यानी काली घटा का मतलब होता है बादल। ये काली घटा का मतलब होता है बच्चों यहाँ पे काले बादल या फिर बादल, या घमंड घटा का मतलब होता है बच्चों कम होना। तो जहां भी किसी शब्द का पुनरावृत्ति हो, क्या बोला बच्चों मैंने, जहां भी किसी शब्द का पुनरावृत्ति हो और वहां पे उन दोनों शब्द के अर्थ अलग हो, तो आप समझ जाना वहां पे कौन सा अलंकार होगा बच्चों, यमक अलंकार। बस आप इतना ध्यान दो, किसी भी शब्द का 2 बार यूज हो जाए या 2 से ज्यादा बार यूज हो जाए तो वहां यमक अलंकार आप आंख बंद करके लिख देना। ठीक है, आपको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख देना ये कौन सा अलंकार है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ समझा दिया है बच्चों, काली घटा का मतलब बादल, घमंड घटा में कम होना। यमक अलंकार तब होता है जब एक ही शब्द का 2 अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जैसे यहाँ घटा का प्रयोग 2 भिन्न अर्थों में हो रहा है। ठीक है बच्चों, अगला देखो क्या है,
पिया मिलन को आतुर मन मेरो व्याकुल होए। बच्चों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। देखो इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारा शब्द होता है ना बच्चों, जैसे मान लो इसमें हमारा जो मन शब्द है इसके दो अर्थ है, मतलब किसी शब्द का दो अर्थ होना, किसी एक शब्द का दो अर्थ होना, उसका शब्द का पुनरावृत्ति नहीं होगा बच्चों, एक ही शब्द होगा पर उसके अर्थ अलग होंगे, तो वहां पे हमारा आता है श्लेष अलंकार। ठीक है, यहाँ देखो एक अर्थ है मन, मन का मतलब है मानसिक स्थिति, और दूसरे अर्थ में मन का मतलब है आत्मा। ठीक है, तो जैसे कि इसका मन व्याकुल है, यानी इसकी जो मानसिक स्थिति है जो व्याकुल है, दूसरे मन में हम कहते हैं कि मन को हम आत्मा भी कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पे श्लेष अलंकार आ जाएगा, क्योंकि एक ही शब्द के दो मतलब निकलते हैं यहाँ पे, तब हमारा आता है श्लेष अलंकार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तो पर वारो उर्वशी सुन राधे की सुजान, तुम मोहन के डर उर्वशी वे उर्वशी समान। अब देखो बच्चों यहाँ पे उर है और यहाँ पे उर है, दोनों का ही अर्थ अलग है। और देखो इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इस लाइन में क्या ही बोला गया है, लेकिन जहां आप देख लो कि पुनरावृत्ति हो गई उस शब्द की, यमक अलंकार आंख बंद करके लिख दो। ठीक है, तो यहाँ उर्वशी शब्द का दो बार प्रयोग हो रहा है और दोनों बार अलग अलग अर्थों में किया गया है, जिससे यमक अलंकार का उदाहरण बनता है। एक और उर का अर्थ है दिल और दूसरी ओर उर का अर्थ है आत्मा यानी भावनाओं से। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको अलंकार करने हैं। आपके तीन अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, यमक, अनुप्रास और श्लेष, ये एग्जाम में आपके आएंगे। अब इस क्वेश्चन का आंसर भाई तुम बताओगे, कमेंट में बताओ क्या आंसर है। मधु मधु मंद मंद मंद, भाई माँ शब्द का पुनरावृत्ति है। अनुप्रास लिखो आंख बंद करके, बिल्कुल आप लिख दोगे, बस टेढ़ा मेढ़ा मत लिख देना भाई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है खंडगा। खंडगा का जो बच्चों है वो पाठ्य पुस्तक के अनुसार क्वेश्चन आता है, तो ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। इसमें बोला गया है बच्चों, पठित गद्यांश हमारा दिया गया है, उसके आधारित पे हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर लिखना है। तो हम पढ़ते हैं बच्चों, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपने वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन, दर्शन उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, चारों ओर ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए। अब बच्चों ये हमारा एक चैप्टर है आपका उपभोक्तावाद से रिलेटेड एक चैप्टर होगा, वो हमारा बोला गया है, तो हम सीधा आंसर पे आते हैं। ठीक है, उपभोक्तावाद की संस्कृति आपके चैप्टर का नाम है, तो इसके लेखक कौन है। तो हाँ बच्चों एक चीज की ध्यान रखना, आप जितने भी आपके जो चैप्टर या पाठ हैं उनके लेखक के नाम याद कर लेना। 2% चांस होता है सिर्फ कि एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपके 1 नंबर कम हो जाएंगे। इससे अच्छा आप याद कर लो, मुश्किल से आपको 15 से 20 मिनट लगने हैं याद करने में, तो उसको आप याद कर लेना। तो बच्चों इसको श्यामचरण दुबे ने लिखा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को श्यामचरण दुबे ने लिखा है। अगला देखते हैं, क्या रखा है बच्चों कि लेखक, मतलब यही है कि नीचे हम पढ़ेंगे और बताना है कि कौन सा कथन सही है कौन सा नहीं सही है। ठीक है, तो बच्चों हम देखें तो पहला पॉइंट कहता है, लेखक के अनुसार अब सुख उपभोग से मिलता है। बिल्कुल लेखक ने बोला है, एक तरीके से ये उसने व्यंग्य किया है इस चैप्टर में, अगर आपको पता होगा सरकाजम किया है। और अगला देखते हैं बच्चों, हम पश्चिम की सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, हम एक तरीके से जो वेस्ट कल्चर है उसको अपना रहे हैं, जो कि गलत है बहुत, लेकिन इस चैप्टर में हमारा यही बोला गया है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता को पतन हो रहा है, जो हमारी संस्कृति अस्मिता है उसका पतन हो रहा है, तो ये भी बोला है हमारे चैप्टर में। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपना रहे हैं, ये भी बोला गया है बच्चों। तो ये जो चारों पॉइंट है ये बिल्कुल सही हो जाते हैं, जो कि हमारे इस पाठ में उपभोक्तावाद की संस्कृति इसमें बोला गया है। तो बच्चों हम अगर ऑप्शन देखें तो इसमें पहला ऑप्शन है 2 3 4, ये बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 1 2 3 4 ये चारों ऑप्शन ही हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में ये 4 ऑप्शन ही दे रखे हैं। अब अगला भी क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों कि लेखक ने उपभोक्तावाद को किस चीज से जोड़ा है। तो बच्चों लेखक ने स्वार्थ और भौतिकवाद से उपभोक्तावाद को जोड़ा है। अगला देखते हैं बच्चों क्या है कि उपभोक्तावाद का कौन सा पक्ष लेखक को चिंतित करता है। तो बच्चों व्यक्तिगत सुख को भी चिंतित करता है, सामाजिक विषमता को भी करता है, भौतिक संसाधनों की कमी को भी करता है। तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन है वो सारे ही ऑप्शन बच्चों हमारे ठीक
हो जाते हैं। अगर आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से वेस्टर्न कल्चर को खराब बोला गया है और बोला गया है कि हमारी खुद की संस्कृति है, लेकिन हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको हम धीरे-धीरे करके भूलते जा रहे हैं। चैप्टर पढ़ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छा भी चैप्टर है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है अध्याय के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अनंत का मतलब होता है बच्चों जिसका अंत ना हो, बिल्कुल सही है। असीमितता का मतलब होता है जिसका अस्तित्व हो, पहचान हो। उपनिवेश का मतलब होता है वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, मतलब यही है कि कॉलोनाइजेशन है कि बाहर के देश हमारे देश पर राज करते हैं और वहीं पे आके बस जाते हैं। अपव्यय का मतलब होता है बच्चों फिजूल खर्ची, यानी चारों पॉइंट आपके बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन आपका चारों ऑप्शन वाला होगा, यानी ऑप्शन ग हमारा, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों हमारे देखना, क्योंकि इनके चांस रिपीट होने के काफी ज्यादा होने वाले हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन का मार्क्स है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको 25 से 30 शब्दों में लिखना है। मैक्सिमम हम 50 शब्द डाल देंगे, इससे ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन है, लहासा की और पाठ के आधार पर बताइए कि सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। कहने का मतलब है बच्चों, जो लासा की ओर आपने पाठ पढ़ा था उसके आधार पर हमें बताना है कि जो सुमति है उसके यजमान अन्य परिचित लोग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। तो बच्चों इसका आंसर लिखेंगे हम, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, जिससे यह प्रतीत होता है कि वह एक बहुत ही समर्पित, सहानुभूतिशील और सामाजिक व्यक्ति थी। उनका व्यक्तित्व सरल और विनम्र था, जो सभी से अच्छे संबंध स्थापित करता था। यह कारण था बच्चों कि हर गांव में कौन मिले, सुमति के यजमान। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब है, क्वेश्चन का मतलब अच्छे समझो आप, कि कहने का मतलब है सुमति जब किसी गांव में जाती थी ना, तो हर जगह उसके यजमान मिलते थे। ठीक है, तो यानी यजमान का मतलब कह सकते हैं कि उनको जानने वाले लोग। तो ऐसा क्यों होता था कि भाई हर गांव में सुमति को जानने वाले लोग होते थे? तो भाई वो होता था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा समर्पित थी, सहानुभूतिशील थी और सामाजिक व्यक्ति थी, जिनका व्यक्तित्व सरल था, विनम्र था। इसके वजह से ये सारे लोगों से संबंध बनाती थी, अच्छे संबंध, जिससे हम कह सके कि यार बहुत ही अच्छी औरत थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? कहने का मतलब है बच्चों, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है भाई? कि उपभोक्ता संस्कृति को चुनौती क्यों कहा गया है, ये बताना है हमें। उपभोक्ता संस्कृति में ऐसे क्या खराब चीज है जिसको लेखक ने चुनौती से कंपेयर किया गया है? तो सोचो कितनी खतरनाक चीज होगी ये। तो हम देखते हैं, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को समाज के लिए चुनौती इसीलिए कहा है क्योंकि यह संस्कृति व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य को कमजोर कर रही है। लोग केवल भौतिक सुख संसाधनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं और मानसिक या आत्मिक विकास को नजरअंदाज कर रहे हैं। कहने का मतलब है बच्चों, उपभोक्ता संस्कृति लेखक ने चुनौती इसलिए कहा गया है समाज के लिए क्योंकि जो व्यक्ति है ना, आजकल वो सोचते हैं कि जो भौतिक सुख संसाधन है ना, वही हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन वो अपनी मानसिक और आत्मिक विकास को भूल चुके हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं, जो कि बहुत बेकार बात है बच्चों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है बच्चों, कि इनमें से किसी एक मतलब आशय स्पष्ट करना है बच्चों। तो आशय स्पष्ट करेंगे हम। पहले कहा कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, सालिम अली थे, वो दुनिया में एक टापू बनने की बजाय, मतलब दुनिया में एक टापू नहीं बने, वो एक अथाह सागर मतलब जो खत्म नहीं होता सागर, बहुत बड़ा सागर, वो उभरे। तो इसका मतलब क्या है? तो बच्चों हमें इसको स्पष्ट करना है। इस पंक्ति का आशय यह है कि सालिम अली ने प्राकृतिक दुनिया में खुद को सीमित नहीं किया। मतलब जो प्राकृतिक दुनिया में बच्चों, जो हमारी दुनिया है, वहां पे उसने अपने आप को सीमित नहीं किया, वो अपने आप को बढ़ाता ही चला। वे प्रकृति के संरक्षण और अध्ययन में इतने बड़े योगदान देने वाले व्यक्ति थे कि उनका प्रभाव सीमित नहीं था बल्कि व्यापक था, जैसे अथाह सागर। कहने का मतलब है बच्चों
कि वे प्राकृतिक संरक्षण के अध्ययन में इतना ज़्यादा योगदान दे दिया था उन्होंने कि उनका जो प्रभाव था ना वो सीमित नहीं था, असीमित था। मतलब वो भाई बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। ठीक है, इसलिए उनको हमने कहा कि वो अथाह सागर है, ना खत्म होने वाले सागर है वो। ठीक है, अगला है बच्चों, इसमें से बच्चों आपको एक ही का स्पष्ट करना है, मैं आपको दोनों ही बता देता हूं। अगला क्या है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। वो लॉरेंस की तरह भाई नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे, इसको हमें स्पष्ट करना है। तो करते हैं बच्चों। इस पंक्ति में निहित आशय यह है कि वह व्यक्ति लॉरेंस के समान प्राकृतिक जीवन का आदर्श बन गया था। लॉरेंस ने प्राकृतिक जीवन, सरलता और आंतरिक सुकून को महत्व दिया था। ठीक है बच्चों, लॉरेंस ने क्या किया था बच्चों, प्राकृतिक जीवन, सरलता और आंतरिक सुकून को महत्व दिया था लॉरेंस ने। अगला देखते हैं, इसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपनी जीवन शैली में प्रकृति से जुड़ा हुआ और सरल जीवन जीने के लिए जाना जाता था। यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि वह नैतिकता और प्राकृतिक जीवन की सच्ची परिभाषा प्रस्तुत कर रहे थे, जैसा कि लॉरेंस ने किया था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से यह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते से कि प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में मूलतः किस पर व्यंग किया है बच्चों? कि भाई प्रेमचंद के फटे जूते जो हमने पढ़ा है चैप्टर, उस पर किस चीज पे व्यंग्य किया गया है, हमें यह बताना है। यार व्यंग्य तो किया गया है, हमें मालूम है, लेकिन किस चीज पे व्यंग्य किया गया है? तो देखते हैं बच्चों, फटे जूते पाठ में प्रेमचंद ने समाज की सामाजिक विषमताओं पर व्यंग्य किया है। देखो बच्चों, किस पे? समाज की सामाजिक विषमताओं पर व्यंग्य किया गया है। वे उस समय के सामाजिक असमानता और शोषण की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसमें गरीबों की हालत ठीक से नहीं सुधर पाती। उस समय बच्चों गरीबों को ना एक गुलाम की तरह माना जाता था। तो उस विषमताओं, वो नेगेटिव चीज होती है ना बच्चों, उनको ही दर्शाते हैं। इस जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं, उनका इस चीज पे व्यंग्य किया गया है। अगला है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ का, कि लेखिका महादेवी वर्मा ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है, उसे अपनी मातृभाषा में लिखिए। कहा गया है बच्चों क्वेश्चन में कि लेखिका महादेवी वर्मा ने छात्रावास के जिस बहुभाषी परिवेश की चर्चा की है, मतलब बहुभाषी परिवेश की जो चर्चा की है किसने? महादेवी वर्मा ने। हमें उस पर अपने मातृभाषा में लिखना है कि क्या चर्चा की गई है। तो हम लिखेंगे, महादेवी वर्मा ने छात्रावास के बहुभाषी परिवेश की चर्चा करते हुए बताया कि वहाँ विभिन्न भाषा और संस्कृति के छात्र एक साथ पढ़ते थे या रहते थे। यह परिवेश विविधता और समरसता को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब है बच्चों, जहाँ महादेवी वर्मा पढ़ती थी, वहाँ भाई बहुभाषी परिवेश के मतलब काफी लोग ऐसे होते थे ना, जो अलग अलग भाषा के लोग होते थे, अलग अलग संस्कृतियों के लोग होते थे और अलग अलग धर्म के लोग होते थे। तो वहाँ बच्चों बहुभाषी हम कह सकते हैं, काफी लोग होते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, लेकिन वो सारे एक साथ ही रहते थे। यह परिवेश बच्चों विविधता को मतलब दिखाता है कि कैसे विविधता होने के बाद भी हम सब में एक एकता है, जहां हर कोई अपनी मातृभाषा में बात करता था, लेकिन एक दूसरे की भाषाओं का सम्मान भी करता था। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पद्यांश के बेस पे, जो कि आपके पठित पद्यांश जो कि आपके चैप्टर से लिया गया है, उसको पढ़ते हैं हम। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधी लिन्ही, बोली अकुलाई लता ओठ हो की वार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलर के अश्रु ढर के। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा पोयम या आपका जो कविता है मेघ आए, इसको हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसके बेस पे जो क्वेश्चन आपके आने के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और इस क्वेश्चन को ध्यान से देना। कहा गया है बच्चों कि कविता में बादलों को किससे तुलना की गई है? कविता में बादलों की तुलना बच्चों सजे धजे दमाद से की गई है कि भाई आए मेघ आए बिल्कुल बंठन के सवर के। ठीक है, इसका मतलब है सजे धजे दमाद से कंपेयर किया गया है कि जब दमाद आता है तो बंठन के आता है बिल्कुल शादी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि के अनुसार निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और हमें विकल्प चुन के बच्चों बताने होंगे। पहला है, मेघ आए कविता में बादल का बारिश और जीवन का नवोत्तम प्रतीक है। जी बिल्कुल बच्चों, ये बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। बादल रूपी मेहमान का
बुजुर्ग की तरह स्वागत पीपल ने किया, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये वाला भी। बादल के स्वागत के लिए तालाब पानी से भरा हुआ खड़ा था, ये भी बच्चों हमारे पोयम में या कविता में कहा गया है। परात में पानी भरकर परिवार के सदस्य चरण धोने के लिए उपयोग करते हैं, जी बच्चों ये वाला ऑप्शन भी ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन चारों ही सही है। तो बच्चों विकल्प में जो ऑप्शन हमारा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन घ है, कथन 1, 2 और 3 चारों ही सही है। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं जो थर्ड क्वेश्चन है। बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, इस पंक्ति में बांध टूटना किस भावना को मतलब दर्शाता है? तो बच्चों बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, मतलब अश्रु मतलब होता है बच्चों आंसू। तो जब बांध टूटा तो भाई मिलने के लिए काफी आंसू निकले। तो बच्चों इसको कहा मतलब इसमें हमें जो बांध का है उसका मतलब है कि प्रेम के सजीव क्षण को दर्शाता है। ठीक है, अगला है मेघ है में कवि किसका चित्रण किया है? तो बच्चों कवि ने शांति, सौंदर्य और जीवन के नवीनीकरण का चित्रण किया है। असफलताओं का चित्रण बिल्कुल नहीं किया है, कठिनाइयों का चित्रण बिल्कुल नहीं किया है, जटिलता का चित्रण बिल्कुल नहीं किया है। एक बच्चों जो बिल्कुल अच्छा हमें लगता है ऑप्शन, जो कि घ ऑप्शन है, ये बिल्कुल ठीक लगता है। बाकी ये 3 ऑप्शन देख के ही आप समझ जाओगे कि ये बिल्कुल गलत बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से भी हम आंसर कर सकते हैं। अगला है बच्चों, कविता के अनुसार दिए गए शब्द तथा उनके अर्थों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है बच्चों, हमारे ये 4 है, हम देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। पहला, क्षमा करो गांठ खुल गई भरम की, बादल नहीं बरसेगा शर्म टूट गया, प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा ये भरम टूट गया। कहने का मतलब है बच्चों क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, इसका मतलब है बच्चों बादल नहीं बरसेगा शर्म टूट गया, प्रियतम अपनी प्रिया से अब मिलने नहीं आएगा ये भरम टूट गया है। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल ठीक ऑप्शन हो जाएगा। अगला है बच्चों, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के, इसका मतलब है बच्चों मेघ झरझर बरसने लगे, प्रिया या प्रियतम के मिलन से खुशी के आंसू छलक उठे। ये भी आपको बिल्कुल ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही ऑप्शन में बताया था कि ये मतलब हो जाएगा। दामनी दमकी का मतलब होता है बच्चों बिजली चमक चमकी, तन मन आभा से चमक उठा। ठीक है, तन मन आभा से चमक उठा। अगला है बच्चों जोहार करना, मतलब आदर के साथ झुककर नमस्कार करना। कहा जाए बच्चों जोहार करने को हम गुहार करना भी कह सकते हैं। तो बच्चों ये चारों ही ऑप्शन हमारे बिल्कुल ठीक है, सही मतलब निकलता है। और बच्चों कुछ चीज़ बताता हूँ आपको, जब आपका 5th क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि इसके मतलब आप चेक करो ये सही है कि गलत है। तो इसमें बच्चों 1, 2, 3 चारों वाले ऑप्शन जो भी होते हैं ना, 90% ऑफ चांस ऐसा होता है ना कि चारों ऑप्शन ही ठीक होंगे। तो बाई चांस आपको वो आंसर नहीं आए, बिल्कुल भी आपको पता ना चले, तो जो ऑप्शन घा होगा, जहाँ पे कथन 1, 2 और 3 चारों ही सही होंगे, ये वाले कथन पे आंख बंद करके लगा देना। इससे आपको आंसर क्वेश्चन के आंसर या नंबर जरूर मिल जाएंगे। अब 10वां क्वेश्चन है बच्चों, पद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के हमें 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। ठीक है बच्चों, ये हम करेंगे। ये आपके बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं ये वाले, तो अब बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। ठीक है, मैं आप शुरू करता हूँ। पहला है बच्चों, वाक कविता की कवित्री का घर आ जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? बच्चों हमने जो कि कविता पढ़ा, वाक कविता हमने जो पढ़ा है, उसमें कवित्री घर जाने की चाह से मतलब क्या तात्पर्य है, वो घर जाना क्यों चाहती थी? ठीक है, तो उसका क्या मतलब है? ललद्यद कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? भाई ये प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं, घर जाने के प्रयास? तो हम लिखेंगे बच्चों, कवित्री घर जाने से प्रभु की शरण में जाने का संकेत देती है। तो कवित्री है ना, जो कहती है कि मुझे घर जाना है, इसका मतलब है उसे प्रभु के शरण में जाना है। उनका अर्थ है संसार के बंधनों से मुक्त होकर ईश्वर की भक्ति में लीन होना। कवित्री के मतलब कहने का मतलब है जो संसार में इतने बंधन है ना, उससे मुझे मुक्त होना है और अपने ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना है। कवित्री के मुक्ति के प्रयास व्यर्थ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वह संसार की मोह माया में फंसी हुई है। अब भाई कवित्री के प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि भाई संसार में हमारे इतनी ज्यादा मोह माया है, तो उससे वो फंसी हुई है। वह केवल दिखावे की प्रभु भक्ति से मुक्त पाना चाहती है। भाई दिखावे की प्रभु भक्ति क्या होती है? जो होगी हमारे दिल से होगी, तो वो उससे दूर रहना चाहती है। लेकिन ये पूरी दुनिया हमारी मोह माया से फंसी हुई है। अगला है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? मतलब
जो सखी थी उन्होंने कृष्ण से कैसा रूप चाहती थी और कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया, निवेदन किया। तो लिखेंगे हम, सखी गोपी से कहती है कि वह वही वस्त्र और आभूषण धारण करे जो श्री कृष्ण पहने थे। वह गोपी से कहती है कि वह सिर पर मोर के पंख का मुकुट, गले में कुंजों की माला, पीले वस्त्र पहनकर और हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने जाए। सखी ये कहती है। ठीक है बच्चों, अगला है कि कैदी और कोकिला कविता में कवि को कोयल में से ईर्ष्या क्यों हो रही है। बच्चों, कैदी और कोकिला जो हमने कविता पढ़ा उसमें कवि है ना, उसको कोयल से ना भाई नफरत होती है। तो क्यों होती है नफरत, वो बताना है हमें। तो कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्रता से आकाश में उड़ने की क्षमता रखती है। क्या बोला बच्चों, जो कोयल होती है भाई वो इंडिपेंडेंटली बिल्कुल भाई उड़ सकती है अपने आसमान में, उसको किसी चीज की रुकावट नहीं होती। जबकि कवि कवि का जीवन एक छोटी सी बंद कोठरी में सिमट रह गया है। लेकिन जो ये कवि होता है उनका जीवन एक कोठरी में ही पूरा जिंदगी बीत जाती है। कोयल को अपने मधुर गीतों पर सराहना मिलती है, जबकि कवि को उसके रोने पर भी गालियां दी जाती है और उसको स्वतंत्रता छीन ली गई है। कहा गया है बच्चों कि जो कोयल होती है ना, वो जब गाना गाती है तो भी उसको मधुर गीतों पे भी ना भाई लोग तारीफ करते हैं, लेकिन जब कवि रोता है ना तो भी उसको गाली दी जाती है। मतलब इसकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, लेकिन कोयल की स्वतंत्रता छीनी नहीं गई है। इसलिए भाई वो कोयल से ईर्ष्या करता था। अगला देखते हैं बच्चों क्या है। भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अब बच्चों इसका क्या मतलब है, पढ़ के बताते हैं हम कि गंगा नदी के किनारे पर बाढ़ आने से रेत का जमा होना स्वाभाविक है। मतलब गंगा नदी के किनारे किनारे जो बाढ़ आता है ना बच्चों, तो वहां रेत जमा हो जाता है। तो ये तो भाई स्वाभाविक चीज है, मतलब ये होता ही है। जब सूर्य की किरणें इस रेत पे पड़ती है तो रेत चमकने लगती है। अब भाई जो सूर्य की किरणें हैं जब रेत पे पड़ेगी तो पता है ना कि गोल्डन सा कलर देती है, तो चमकती है और रंग बिरंगी दिखाई देती है भाई, और रंग बिरंगी दिखाई देती है। हवा और पानी के कारण रेत पर लहरों और आड़ी तिरछी रेखाओं का बनना उसे सांप की रेंगने जैसी आकृति देता है। तो ये चीजें दिखती है। यह दृश्य एक रहस्यमय सुंदर रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं। अगला है बच्चों की लास्ट क्वेश्चन है हमारा 10th का। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। जो लता है उसने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा है और क्यों देखा है उस तरह। लिखेंगे, लता ने बादल रूपी मेहमान को एक व्याकुल नवविवाहित के समान देखा है। इसका कारण यह था कि वह मेहमान पूरे 1 वर्ष बाद आया था। उसकी गर्मी और विरह वेदना के कारण उसकी बेचैनी और नाराजगी व्यक्त होती है। तो इस तरीके से हम बादल को कह सकते हैं, क्योंकि वो जो बारिश होती है ना 1 साल में आती है, तो उसको नवविवाहित के समान देखा जाता है। इस तरीके से बच्चों हमारा 10th क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब बच्चों हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहा गया कि पूरक पाठ्य पुस्तक के निर्धारित पाठों पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर लगभग 50 से 60 शब्दों में हमें लिखने हैं। बच्चों हमें वर्ड लिमिट का ध्यान देना है कि 50 से 60 शब्दों में ही हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों क्या है कि इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। कहा गया है बच्चों, जो कि हमारा जो पाठ हमने पढ़ा इस जल प्रलय में, इसके अनुसार बाढ़ की जानकारी और बाढ़ के रूप को देखने के लिए लेखक भाई बहुत ज्यादा उत्सुक था। लेकिन वो उत्सुक क्यों था, क्या रीजन थे उसको उत्सुकता के। बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर पता चले कि आपके गांव में, आपके दिल्ली में या आपके घर पे बाढ़ आने वाला है, तो उसकी तैयारी आप कैसे करोगे। तो इस स्टोरी के हिसाब से कैसे किया गया। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। अब भाई लेखक को ये जब एहसास हो गया कि भाई अब मेरे इलाके में भी पानी आ जाएगी, इसकी संभावना काफी ज्यादा है, तो लेखक ने उस समय क्या किया। तो बच्चों इन सबको देख के हमें आंसर लिखना है। तो हम लिखेंगे आंसर, इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार लेखक का वास्तविक रूप देखने और इसके बारे में सही जानकारी लेने की उत्सुकता था। मतलब कहने का मतलब है इस जल प्रलय में पाठ के अनुसार जो लेखक ना बाढ़ का वास्तविक रूप देखने और इसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए उत्सुक था। क्योंकि बच्चों बाढ़ के बारे में ना कोई सही बताता नहीं था, लेकिन जब उसने सोचा कि अगर मैं बाढ़ को खुद देख लूंगा ना,
तो उसका मैं वास्तविक रूप देखूंगा और उसके परिणाम क्या होंगे उनकी जानकारी मुझे पता चल जाएगी, ताकि वे यह समझ सके कि यह प्राकृतिक आपदा कैसे प्रभावित करती है, किस तरीके से हम इससे प्रभावित होते हैं। जो ये प्राकृतिक आपदा है, हम इससे कैसे प्रभावित होते हैं, ये हमें दिखाती है। बाढ़ की खबर सुनकर लोग अपने घरों को सुरक्षित करने के लिए तैयार करने लगे थे, जैसे कि सामान ऊंचाई पर रखना और स्थानांतरित करना। जब लेखक को यह महसूस हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, अब बच्चों देखो, उसमें बोला गया कि बाढ़ की खबर सुन के लोग किस तरीके से तैयारी करने लगे थे। मैं बताता हूँ कैसे। घरों को सुरक्षित करने के लिए तैयारी करने लगे थे, जैसे कि सामान ऊंचाई पर रखना शुरू कर दिया था, ठीक है, और सामान को यहाँ से वहाँ करने लग गए थे। स्थानांतरित का मतलब यहाँ से वहाँ करने लग गए थे। लेकिन जब लेखक को यह महसूस हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो उसने अपने घर को सुरक्षित करने के लिए जरूरी प्रबंध किए, जैसे कि घर के सामान को ऊंचाई पर रखा और निचले हिस्से को खाली कर दिया। क्योंकि बच्चों, अगर मान लो आपका घर कुछ इस टाइप का बना हुआ है, तो पानी जब आएगा तो इस तरीके से बच्चों आएगा, ठीक है। आप अगर छत पे जाके सामान रख देते हो तो यहाँ तक पहुँचने में ना बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और इतना ऊपर पानी नहीं जा पाता। तो जब भी बाढ़ आती है तो लोग ऊपर चले जाते हैं, छत पे चले जाते हैं या ऊपर सामान रख देते हैं, जिससे बाढ़ का पानी आए तो और यहाँ तक आए और वापस चले जाए वो पानी, ठीक है। तो ये प्रबंध करने लग गए थे वो। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। भाई, रीढ़ की हड्डी एक चैप्टर जो लिखा गया है, तो रीढ़ की हड्डी की ही क्यों नाम डाला गया? मतलब ये चैप्टर जो कि हमने रीढ़ की हड्डी पढ़ी, उस चैप्टर का नाम रीढ़ की हड्डी क्यों डाला गया, इसको हमें स्पष्ट करना है। और रीढ़ की हड्डी कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों मानते हैं? मतलब रीढ़ की हड्डी जो हमने पढ़ा उसमें हम किसको एक मुख्य पात्र मानते हैं, और अगर मानते भी हैं तो क्यों मानते हैं उसको मुख्य पात्र, इसका आंसर देना है हमें। तो इसका आंसर देखेंगे बच्चों। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता इसलिए है क्योंकि रीढ़ की हड्डी शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक उसी प्रकार यह पात्र समाज के लिए महत्वपूर्ण था। अब भाई, इस रीढ़ की हड्डी जो होती है इसका शीर्षक देने सार्थकता इसलिए मतलब कह सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर रीढ़ की हड्डी ना हो ना तो हम बैठ भी नहीं पाएंगे, खड़े भी नहीं हो पाएंगे, जिंदगी भर हमें सो के ही सब कुछ करना होगा। इसलिए ये पात्र भाई समाज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इस एकांकी का मुख्य पात्र चंदर है। भाई, इस एकांकी का मुझे लगता है मुख्य पात्र है चंदर, क्योंकि वह समाज में व्याप्त सामाजिक वर्तनों को बदलने की कोशिश करता है। वो भाई चीज़ों को बदलना चाहता है, जो सामाजिक जो मतलब चल रही थी खराब चीज़ें, उनको वो बदलना चाहता था चंदर। चंदर ने अपने दृष्टिकोण से सबको ये दिखाया कि किसी भी काम को करने के लिए सही रास्ता और प्रतिबद्धता कितना महत्वपूर्ण है। मतलब चंदर था, उसने दिखाया, भाई उसका दृष्टिकोण इतना अच्छा था कि उसने बोला कि भाई सही काम करने के लिए ना हमें सही रास्ता और प्रतिबद्धता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम ये आंसर लिख देंगे। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन। आपको दो ही करने में, थर्ड भी बता रहा हूँ आपको कि थर्ड है बच्चों, डराने धमकाने उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। मतलब किसी को भाई डराओगे, धमकाओगे, उसको उपदेश दोगे, उसको दबाव दोगे, उसको बोलोगे कि भाई तुम सही काम करो, तो क्या उसको सही रास्ते पर लाया जा सकता है? मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। लेखिका की दादी चोर को क्या जीवन, मतलब कहा गया है बच्चों कि भाई ये सब चीजें करने के बाद क्या किसी का जीवन बदला जा सकता है? मेरे संग की औरतें जो हमने पाठ पढ़ा है आपके किताब में, उसके हिसाब से हमें बताना है, तर्क देना है कि हाँ ऐसा हो सकता है। और भाई लेखिका अगर हो सकता है तो लेखिका की दादी जो थी उसने एक चोर का जीवन कैसे बदला, तो ये बताना है हमें। तो लिखेंगे बच्चों, मेरे संग की औरतें पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डराने धमकाने और उपदेश देने की बजाय सहजता और समझ से ही किसी को ही सही रास्ता दिखाया जा सकता है। बच्चों, डराने धमकाने से ना बंदा ढीठ बनता है कि भाई आज वो सोचता है ना कि आज बोल रहा है, कल भी बोलेगा, परसों ही बोलेगा, एक दिन चुप हो जाएगा। लेकिन वही अगर सहजता से किसी को समझाए, ठीक है, और सही रास्ता दिखाए, तो क्या पता वो मान जाए। तो लेखिका की दादी ने यही किया। लेखिका की दादी ने चोर के जीवन को बदलने के लिए उसे दंडित नहीं किया, बल्कि उसे प्यार और समझ के साथ सही मार्ग पर लाया। अब बच्चों, अब लेखिका की दादी थी, उन्होंने देखा कि एक चोर उनके घर में आ गया है और चोरी कर रहा है। तो
दादी ने उसको दंडित नहीं किया, बल्कि प्यार दिया उसको, समझाया कि बेटा सही मार्ग पर चलो। वह चोर को अपने अच्छे कार्यों के माध्यम से सच्चाई का एहसास कराती है, जिससे चोर का जीवन बदलता है। और भाई इससे क्या होता है, चोर ना चोरी करना छोड़ देता है। तो बच्चों सही से अगर हम बात करें किसी से, तो किसी की भी जीवन हम बदल सकते हैं, बजाय दंडित करना, किसी को मारना धमकाना। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हमारा लास्ट आ जाता है खंड हमारा, जो कि खंड घ है, रचनात्मक लेखन। जहां बच्चों हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, एक लेटर या एप्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है, तो हमें ये सब करना है। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट होने वाला है। तो बच्चों इस वीडियो को यहाँ से इसकी बिल्कुल मत करना, क्योंकि इनके आने के चांसेस काफी ज्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6-6 नंबर के क्वेश्चन है ये सारे। तो भाई जरूर देखना। 3-4 क्वेश्चन रह गए हैं बस, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चों, बहुत जल्दी मैं आपको समझा दूंगा। तो बच्चों सबसे पहले हमें अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद हमें 100 शब्दों में लिखना है, जहां हमारा 3 अनुच्छेद दे रखे हैं। पहला हमारा टेलीविजन, बच्चों पर उसका प्रभाव, स्वच्छता का महत्व, और जो तीसरा है हमारा श्रम का महत्व और श्रमिकों के अधिकार। ठीक है, इसमें बच्चों इनको लिखने के लिए हमें कुछ सहायता भी दी गई है, जैसे संकेत बिंदु। अगर हम इन संकेत बिंदु का ध्यान दें तो हम बहुत अच्छे से ये पैराग्राफ लिख सकते हैं या अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों मैं आपको ये 2 बताने वाला हूँ, ठीक है। तीसरे को आप पॉज करके पढ़ लेना, क्योंकि बच्चों ज़्यादा बताऊंगा टाइम वेस्ट होगा। बस मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से लिखना है। पहला बच्चों टेलीविजन और बच्चों पर उसका प्रभाव। संकेत बिंदु देखते हैं, टेलीविजन का प्रभाव क्या क्या हो सकता है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर क्या क्या असर डाल सकता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पहलू हमें बताने हैं, और बच्चों के लिए उचित कंटेंट का चयन और बच्चे क्या देखें यह बताना है। और वहीं अगर हम स्वच्छता का महत्व देखें, तो इसमें संकेत बिंदु क्या है कि स्वच्छता की हमें एक परिभाषा बतानी है, स्वच्छता के हमें लाभ बताने हैं, स्वच्छता के अभियान बताने हैं जो मोदी जी ने शुरू किया था, समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, ये बच्चों ये बताने हैं। तो चलो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे पहले हमें एक टाइटल देना होगा बच्चों, हम लिखेंगे टेलीविजन और बच्चों पर उसका प्रभाव। अब बच्चों यहां से हम अपना अनुच्छेद शुरू करते हैं। आज के डिजिटल युग में टेलीविजन बच्चों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कहने का मतलब है बच्चों, आज के जो हमारा जो युग चल रहा है ना बच्चों, वो डिजिटल युग चल रहा है। सबके पास आज के टाइम में फ़ोन है, टेलीविज़न सब देखते हैं, नेटफ्लिक्स आ चुका है बच्चों, ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो यार ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। भिन्न हिस्सा नहीं है बच्चों, अभिन्न हिस्सा, यानी एक हमारा ही हिस्सा बन चुका है, जो कि हमारा डिजिटल युग है या टेलीविज़न है, बच्चों के लिए एक अभिन्न युग बन चुका है। यह न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास में भी मदद करता है। बच्चों ये मनोरंजन का तो भाई स्रोत है ही, हमें मनोरंजन मिलता है। जैसे हम कपिल शर्मा शो देख लेते हैं, हंसी मजाक के और शो देख लेते हैं, नाटक देख लेते हैं, मूवीज देख लेते हैं। लेकिन ये बच्चों के विकास का भी काफ़ी अच्छा स्रोत बन जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन में पढ़ाई लिखाई का वीडियोस देखना। अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम बच्चों को नए विचारों, संस्कृति और ज्ञान से परिचित कराते हैं। ठीक है, क्या बच्चों अच्छे शैक्षिक कार्यक्रम ये चीज़ कराते हैं। लेकिन टेलीविज़न का अत्यधिक उपयोग बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब बच्चों आपको पता होगा कि भाई टीवी देखो या फ़ोन देखो, तो इसमें से ना रेज़ निकलते हैं, जो कि हमारे आँखों के लिए, हमारे फेस के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो यार ज़्यादा ये देखना ना हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक भी हो जाता है। ज़्यादा समय तक टीवी देखना बच्चों की आँखों पर असर डाल सकता है, आँखें खराब हो सकती है और उनका शारीरिक विकास भी रुक सकता है। अब भाई क्या होता है कि बच्चे ना दिन भर अगर टीवी देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो लेट के देखेंगे या बैठ के देखेंगे। भाई वो तो कोई एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे, ना वो घर से बाहर निकल रहे हैं, ना कुछ खेल खेल रहे हैं। तो बच्चों जो उनका शारीरिक विकास होता है ना, वो रुक जाता है। ठीक है, इसके अलावा नकारात्मक कंटेंट बच्चों के मानसिक विकास पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। अब बच्चों नकारात्मक मतलब जो बेकार चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें देख के भी बच्चों का जो मानसिक विकास होता है, वो भी यार बहुत गंदा प्रभाव डालता है उन बच्चों पे। इसलिए यह ज़रूरी है कि बच्चों के लिए उपयुक्त और शैक्षिक कंटेंट का चयन किया जाए। भाई इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर बच्चा आपका फ़ोन चला रहा है, तो बच्चों पे पेरेंट का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, कि वो गलत चीज़ फ़ोन में ना देखे, जो चीज़ें देखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए और उसकी पढ़ाई से रिलेटेड होनी चाहिए। तो भाई इस तरीके से हमने 100 वर्ड में ध्यान देते हुए 100 से 150 वर्ड में एक अनुच्छेद लिख दिया। अगला अनुच्छेद देखते हैं बच्चों, क्या है स्वच्छता का महत्व। ठीक है, इसके ऊपर हमें एक अनुच्छेद लिखना है। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे सबसे पहले
कि स्वच्छता का अर्थ है अपने आसपास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखना। अब भाई स्वच्छता का महत्व तो बोल दिया हमने, लेकिन भाई हमें इंडिविजुअली एक-एक चीज़ को ध्यान देना होगा। हमें अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना होगा, क्योंकि अगर हम खुद ही साफ नहीं रखेंगे, तो हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं? तो सबसे पहले अपने आप को हम साफ रखेंगे, उसके बाद ही हम सबको बताएँगे, ठीक है? तो स्वच्छता का मतलब हम कह सकते हैं कि अपने आसपास के वातावरण को साफ रखना या स्वच्छ रखना। यह न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। अब बच्चों, स्वच्छता ना हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर हम स्वच्छ रहते हैं तो हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है ना, जो हमारा मेंटल एबिलिटी है, ये भी बहुत स्वस्थ रहता है और बहुत तेज़ी से काम करता है। स्वच्छता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अभियान स्वच्छ भारत अभियान है, जो देश भर में सफाई को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। अब भाई स्वच्छता को भाई ध्यान देते हुए सरकार ने एक अभियान लाया, जिस अभियान का नाम था स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है? जिससे क्या हुआ भाई, देश भर में सफाई को बढ़ावा दिया गया। स्वच्छता से कई लाभ होते हैं, जैसे रोगों की रोकथाम, पर्यावरण की रक्षा और जीवन की गुणवत्ता में सुधार। अब बच्चों, मान लो आपके इधर का ना नाली ना खराब है, इसमें बहुत गंदे चीज़ें जा रही हैं, क्या पता कोई मरा हुआ व्यक्ति भी जा रहा है, मरा हुआ व्यक्ति कह रहा हूँ, जानवर भी जा रहे हैं, तो यहाँ से ना बच्चों बहुत ज़्यादा गंदे-गंदे स्मेल आने लगेंगे, और जो आस-पास के घर होंगे ना बच्चों, इनके पास जाएगा और इस चीज़ से ना इनको ना बीमारी होगी, और क्या पता इनको महामारी की बीमारी भी हो जाए। तो भाई इस चीज़ को भाई बीमारी ना फैले, भाई इस बदबू से बीमारी ना फैले, और यहाँ बच्चों कीड़े भी बहुत पनपते हैं, उन कीड़ों से भी बीमारी, आसपास के लोगों को काफ़ी बीमारी हो सकती है। तो भाई ये ना फैले बीमारी, इसके लिए भाई आपको ही स्वच्छ करना पड़ेगा, इसलिए स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था। इस नाली को आपको साफ करवाना होगा कि आगे चलकर आपको कोई बीमारी ना हो। स्वच्छता के प्रति जागरूकता समाज के हर वर्ग में फैलनी चाहिए। भाई स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है कि जागो ग्राहक जागो, स्वच्छ भारत बनाओ, तो भाई इसको फैलाना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को साफ और स्वच्छ वातावरण मिल सके। क्योंकि भाई हर व्यक्ति को साफ रहना पसंद है, लेकिन साफ करना नहीं पसंद। तो ये चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी। आपको अगर साफ रहना चाहते हो, तो भाई साफ करना ही पड़ेगा आपको। स्वच्छता का महत्व समाज और व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक है। अब भाई जो स्वच्छता का महत्व है हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। एक स्वच्छ वातावरण स्वच्छ जीवन का आधार है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है बच्चों। अगला है बच्चों, ये जो पैराग्राफ है या अनुच्छेद है, इसको आप एक बार पॉज करके पढ़ लो अच्छे से। मैं सीधा ही 13 क्वेश्चन पे पहुंचता हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, पत्र लेखन, जो कि हमें 100 शब्दों में लिखना है। पहला है बच्चों, आप आर्यन या श्वेता हो, अपने छोटे भाई बहन को आगामी परीक्षा की तैयारी करने के लिए सुझाव और टिप्स देते हुए 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अगला है कि आप आर्यन प्रियंका हैं, अपने क्षेत्र की सड़क की खस्ता हालत के बारे में नगर निगम के अधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, और अगला है प्रधानाचार्य। तो बच्चों इसमें एक फॉर्मल लेटर है और एक इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, तो बच्चों एक इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों को ही मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि भाई दो लेटर एक साथ तो नहीं करवा सकता, तो 2 पॉइंट में कराऊंगा, क और ख आपको करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं पहला ऑप्शन बच्चों, जो हमें भाई को पत्र लिखना था। तो लिखेंगे सबसे पहले हम, प्रिय भाई सप्रेम नमस्ते, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं तुम्हें आगामी परीक्षा की तैयारी के कुछ सुझाव देना चाहता हूँ, ताकि तुम आसानी से सफल हो सको। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले तुम्हें एक उचित टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे पूरी तरह से पालन करना चाहिए। ये बच्चों हम सुझाव दे रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे आगामी परीक्षा है ना, उसकी तैयारी तुम कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें ना उचित टाइम टेबल बनाना चाहिए कि मैं किस तरीके से टाइम बांटूंगा जिससे मैं पढ़ाई कर सकूं। विषयों की प्राथमिकता तय करो और कठिन विषयों पर अधिक ध्यान दो। अब भाई हमें प्रायोरिटी लिस्ट बनाना है, प्राथमिकताओं पे ध्यान देना है कि अगर मुझे हिंदी अच्छे से आती है तो मैं इस पर लास्ट में ध्यान दूंगा। अगर मुझे मैथ अच्छे से नहीं आता या साइंस अच्छे से नहीं आता, तो इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है बजाय हिंदी के, तभी मैं पास हो सकूंगा और अच्छे मार्क्स ला सकूंगा। ठीक है, साथ ही नियमित रूप से मॉक टेस्ट देकर अपनी तैयारी का मूल्यांकन करो। अब भाई आपको पता है मार्केट में, जैसे मैं आपको ये सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, तो इस तरीके के सैंपल पेपर जो कि सॉल्व ना हो वो तुम करो, जिससे कि ये तुम अपने आप को देख सको, अपने आप को एनालाइज करो, अपने आप को मूल्यांकन कर सको। मानसिक शांति बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कभी कभी छोटे छोटे ब्रेक भी लो।
अब भाई ऐसा नहीं है कि दिन में आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, दिन में 4 घंटे पढ़ रहे हो। बेशक आप 2 घंटे पढ़ो और 15 मिनट का आप रेस्ट लो, ठीक है? उसके बाद फिर पढ़ो। छोटे-छोटे ब्रेक लोगे तभी आपका दिमाग बिल्कुल ठीक रहेगा और पढ़ाई पे ध्यान देता रहेगा और आपका मन पूरा लगा रहेगा। मैं जानता हूँ कि तुम कड़ी मेहनत करोगे और अच्छे अंक लाओगे। मेरी शुभकामनाएँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भाई आर्यन। ठीक है? अगर यहाँ लड़की होगी तो आप लिखोगे आपकी बहन श्वेता, ठीक है? इस तरीके से हम लिख देंगे बच्चों। अब देखो इसमें ना आपको सुझाव देने के लिए कहा गया था। सुझाव आपने क्या-क्या दिया कि आपने पहले बोला बच्चों, पहले क्या बोला आपने? सबसे पहले ये बात है। पहले आपने बोला कि भाई टाइम टेबल बनाओ। सबसे पहले तो आपने नमस्ते किया, हाल-चाल पूछी। उसके बाद आपने बोला कि भाई अपना एक टाइम टेबल बनाओ और उसके बाद आपने सेकंड सुझाव दिया कि जो सब्जेक्ट आपको ना हार्ड लगते हैं, उस पे ज़्यादा ध्यान दो और जो आपको ईज़ी लगते हैं उसको उस पे बाद में ध्यान दो। तीसरा आपने बोला कि मॉक टेस्ट पर आपको ध्यान देना है, जिससे कि आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकोगे। और हाँ, साथ ही साथ आपको अपने आप को आपका जो माइंड है, उसको शांत रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। क्योंकि भाई दिमाग ना जब ज़्यादा पढ़ता है तो भाई दर्द होने लगता है। इस वजह से छोटे-छोटे ब्रेक भी लेने पड़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा इन्फॉर्मल लेटर हो जाएगा, ठीक है? अब हम करते हैं अपना फॉर्मल लेटर। बच्चों ये हमारा है फॉर्मल लेटर। इससे पहले हमने कौन-सा किया? इन्फॉर्मल लेटर। इन्फॉर्मल लेटर हम अपने दोस्त, भाई-बहन इनको लिखते हैं। फॉर्मल लेटर हम अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं या फिर किसी अधिकारी को लिखते हैं। ये चीज़ आपको पता होगी। अब सबसे पहले बच्चों लिखने से पहले आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है? अच्छे से। ये आपका एड्रेस 3 लाइन में हो जाएगा। उसके बाद आपको डेट डालना है। जब भी आपका एग्ज़ाम हो उसका डेट आप डाल देना। उसके बाद आपको लिखना है नगर निगम अधिकारी करोल बाग, ये वाला एड्रेस, क्योंकि नगर निगम अधिकारी ऑब्वियस सी बात है कि आपके आस-पास का ही होगा। ठीक है? उसके बाद आपको विषय डालना है कि सड़क की खस्ता हालत पर ध्यान आकर्षित करने हेतु। ठीक है बच्चों? ये जो सड़क का है ना कि सड़क आपकी खराब है, नगर निगम अधिकारी को लिखो। इसके एग्ज़ाम में आने के चांस ना 90% होते हैं बच्चों। या तो आपके ये आएगा सड़क की हालत ख़राब है, या तो आएगा आपके गली में या आपके स्ट्रीट पे जो स्ट्रीट लाइट है वो ख़राब हो चुका है, उस पे आता है पत्र। तो बच्चों इसको बिल्कुल ध्यान देना है आपको कि किस तरीके से पत्र लिखना है। अब हम देखते हैं बच्चों, सबसे पहले आप लिखोगे मान्यवर, मैं आर्यन प्रियंका आपके क्षेत्र का निवासी हूँ। सड़क की खस्ता हालत पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हमारे क्षेत्र की प्रमुख सड़कें जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, जिनमें कई जगह गड्ढे हो गए हैं। इस वजह से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। ठीक है? इस तरीके से हमें पहले इंट्रोडक्शन देना है, फिर बताना है कि दुर्घटना काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि जो सड़क की हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है। इस समस्या को हल करने के लिए सड़क मरम्मत कार्य शीघ्र शुरू किया जाए और सड़क की नियमित देखरेख की व्यवस्था भी बनाई जाए। आपसे अनुरोध है कि इस मामले में कार्यवाही की जाए। धन्यवाद भवदीय आर्यन या प्रियंका। इस तरीके से बच्चों आपको बहुत अच्छे से पत्र लिख देना है। अथवा बच्चों प्रधानाचार्य वाला है वो आप खुद देख लो एक बार पॉज करके, ठीक है? मैं आगे बढ़ता हूँ जो कि आपका 14 क्वेश्चन है। क्या है बच्चों? आपका नाम अनीश है। पुल की मरम्मत ना होने के कारण यातायात ठप हो गया और लोग दूसरे दूसरे रास्ते से जाने के लिए मजबूर हैं। कृपया नगर निगम अधिकारी को ईमेल लिखें और पुल की मरम्मत जल्द। अब बच्चों आपको ना ईमेल लेखन लिखना है, ठीक है? ईमेल और पत्र में क्या डिफरेंस है आपको मैं बताऊंगा जब ये आपको ईमेल लिख के दिखाऊंगा। अगला है बच्चों, एक हमें ना लघु कथा लिखनी है, जहां संकेत बिंदु दे रखा है व्यस्त जीवन में रिश्तों की उपेक्षा, रिश्तों का महत्वता का एहसास, देर से होना, बदलाव की आवश्यकता महसूस करना, रिश्तों में सुधार और संतुलन को कदम बढ़ाना। ठीक है बच्चों, हम सबसे पहले बच्चों ईमेल लेखन करेंगे। अब देखो बच्चों, ईमेल लेखन करने के लिए पत्र से क्या होता है, सबसे पहले आपको जो ईमेलर होता है ना, जो ईमेल लिख रहा होगा, उसका नाम लिखना है। तो प्रेषक डाल के आपको लिखना है अनीश, जो भी आपका नाम हो, लड़की नाम हो तो लड़की के नाम में क्या दिया है, लड़की का नाम नहीं दे रखा है तो आप अनीशी डाल देना। और यहाँ लिखना है प्राप्तकर्ता कौन है बच्चों, नगर निगम, मतलब किसको हम भेज रहे हैं। ठीक है? उसके बाद हमें विषय लिखना है कि पुल की मरम्मत की आवश्यकता। उसके बाद हमें पत्र शुरू करना है। लिखेंगे प्रिय नगर निगम अधिकारी, मैं अनीश, मोहल्ला कृष्णा नगर, यह पत्र लिखकर आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में स्थित पुल की मरम्मत न होने के कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है। मतलब मैं अनीश मोहल्ला कृष्णा नगर में रहता हूं। यह पत्र लिखने का मेरा एक ही कारण है कि जो हमारे गली में जो यातायात मतलब जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा, जो पुल है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है,
जिस कारण जो यातायात है ना भाई बिल्कुल ही बंद हो चुका है। यह पुल बहुत दिनों से खराब पड़ा है और इसकी स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि इसका उपयोग करना असुरक्षित है। अब बच्चों मान लो कि एक रोड ये जा रहा है और एक रोड ये जा रहा है, इसको मिलाने वाला ये पुल है। अगर ये पुल टूट जाता है, ठीक है, तो इस पुल को भाई इस रोड पे जाने के लिए हमें कितना लंबा रास्ता लेना पड़ेगा यहाँ जाने के लिए। तो भाई ये पुल की मरम्मत होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये पुल की भाई इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है कि भाई ये असुरक्षित हो चुका है कि भाई कोई गाड़ी अगर निकले ना तो गाड़ी भाई नीचे नदी में गिर जाए। तो भाई इसको मरम्मत करवाना बहुत ज़रूरी है। पुल की मरम्मत ना होने के कारण वाहनों का आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोग दूसरे रास्तों से यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। इससे सड़क पर अत्यधिक भीड़ और यातायात की समस्या उत्पन्न हो रही है। अब इससे क्या हो रहा है बच्चों, ये पुल की वजह से जो भाई मान लो ये पुल था, ये रोड है, ये रोड है। भाई इन इन लोग को तो भाई यहाँ जाना है और कुछ लोग भाई अपने इधर जाते हैं, कुछ लोग इधर आते हैं। लेकिन जो लोग इधर आने वाले थे ना वो भी भाई इसमें जाने लग गए। तो भाई यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लग जाता है। इस वजह से भाई ये भी हमारा कारण है कि भाई प्लीज़ बनवा दो, जिससे यातायात में जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो उत्पन्न ना हो। इसके अलावा पुल का उपयोग करने वाले पैदल चलने वाले को भी परेशानियाँ हो रही है। अब भाई पैदल चलने वालों को भी इतना लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, तो भाई उनको भी दिक्कत हो रही है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं क्या है। कृपया इस पुल की मरम्मत शीघ्र करें ताकि यातायात फिर से सुचारू रूप से चल सके और लोगों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। ठीक है, धन्यवाद। भव दिए अनीश, अपना फ़ोन नंबर लिख देना जिससे वो कॉन्टैक्ट करे आपको। ठीक है बच्चों, अब अथवा है बच्चों, जहाँ हमें लघु कथा लिखना था तो लघु कथा हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे रिश्तों की अहमियत। ठीक है, ये लघु कथा का नाम होगा हमारा। अब देखो किस तरीके से लघु कथा लिखा गया है, हम पढ़ के बताते हैं। मयंक एक सफल बिजनेसमैन था, अभी है नहीं बच्चों, वो था। लेकिन वह हमेशा अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसने अपने रिश्तों की उपेक्षा कर दी। मतलब बच्चों, भाई पैसा कमाने में वो इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया ना कि भाई जो अपने रिश्ते थे ना, अपने बीवी बच्चों से मिलना, अपने माँ बाप से मिलना, भाई उसको उसने छोड़ ही दिया था बिल्कुल। उसकी सफलता का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि उसके परिवार दोस्तों से वो दूर होता जा रहा था। अब भाई इतना सफल होने का क्या फ़ायदा जब वो अपने परिवार के साथ एंजॉय ना कर सके, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय ना कर सके, इतने पैसों का क्या फ़ायदा। एक दिन मयंक को यह एहसास हुआ कि उसके पास सब कुछ है। भाई एक दिन मयंक को ना एहसास हुआ कि मेरे पास ना पैसा ही पैसा है, फिर भी वह अकेला है। क्यों है भाई अकेला? उसकी पत्नी और बच्चे उसे समझ नहीं पा रहे थे और उसकी दोस्तों से बातचीत भी कम हो गई थी। उसने महसूस किया कि सफल होने के बावजूद रिश्तों में सुधार की ज़रूरत है। अब क्या हुआ बच्चों, एक दिन उसने एहसास किया कि यार मेरे पास तो सब कुछ है, लेकिन मैं सब कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा। मेरे बीवी बच्चे मेरे से दूर हैं, मेरे दोस्त से मेरी बातचीत नहीं हो रही। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि इतना सफल होने के बाद भी ना मुझे रिश्तों में ना सुधार की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि भाई मेरी बातचीत होती नहीं मेरे घर वालों से, दोस्तों से, तो इतने पैसों का क्या फ़ायदा। मयंक ने तय किया कि अब वह अपने जीवन में संतुलन लाएगा। उसने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया, पुराने दोस्तों से मिलकर रिश्तों को फिर से मजबूत किया। अब भाई क्या किया, भाई वो सोच लिया उसने, यार इतना कमाने से कोई फ़ायदा नहीं है, घर वालों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उसने पुराने दोस्तों को कॉल किया, फिर पार्टी-शार्टी शुरू कर दी। इस बदलाव ने उसके जीवन को संतुष्ट और खुशहाल बना दिया। भाई ये चीज़ करके ना उसको काफ़ी ज़्यादा खुशी होने लगी, वो सैटिस्फाई हो गया बिल्कुल। क्योंकि अब वह जानता था कि रिश्तों का खुशहाल बना दिए, ताकि अब वह जानता था कि महत्व सफलता से नहीं कहीं ज़्यादा है। ठीक है, रिश्ते बहुत ज़रूरी होते हैं भाई, सफलता भी ज़रूरी है लेकिन रिश्तों का आना और खुश रहना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि 15th क्वेश्चन है, इसमें 2 पार्ट हैं हमारे। पहला है कि साक्षी और मोहन परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। साक्षी ध्यान और योग की सलाह देती है जबकि मोहन समय प्रबंधन पर जोर देता है। भाई इनका हमें क्या बच्चों क्या करना है बताओ? इस पे भाई हमें साक्षी मोहन परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। साक्षी ध्यान देती है, प्रबंधन पर जोर देता है। तो बच्चों हमें इस पे वो लिखना है, संवाद लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आप इकबाल अलीशा हैं, आपको विद्यालय की छुट्टी के समय किसी की खोई हुई एक डायरी मिली है। इस पे भाई हमें एक सूचना पत्र भी लिखना है और एक हमें क्या लिखना है बच्चों, संवाद लिखेंगे। क्योंकि भाई साक्षी क्या कह रही है कि भाई ध्यान और योग की सलाह देती है जबकि वो समय प्रबंध टाइम मैनेजमेंट पे बोलता है। तो देखो हम पढ़ के देखते हैं संवाद में क्या है। साक्षी कहती है, मोहन, परीक्षा के दौरान तनाव कम करने के लिए तुम क्या करते हो? मोहन कहता है, मैं समय प्रबंधन पे ध्यान देता हूँ। क्या बोला, मैं टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देता हूँ। लेकिन साक्षी क्या कहती है, लेकिन ध्यान और योग से भी बहुत मदद मिलती है। लेकिन हम साक्षी कहती है, भाई
अगर हम ध्यान करें और योग करें, योगा करें, तो भाई इससे भी बहुत मदद हमें मिलती है। मोहन कहता है हाँ, ध्यान से मन शांत होता है, लेकिन समय सारणी बनाना भी जरूरी है। ध्यान से तो मन शांत होता है, लेकिन भाई समय का भाई टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है, ये मोहन कहता है। फिर साक्षी कहती है अगर हम मानसिक स्थिति को ठीक कर रखें तो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। भाई साक्षी कहती है अगर भाई हम दिमाग को शांत रखें ना, तो हम परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फिर मोहन कहता है सही कहा, तनाव से बचने के लिए योजना बनाना जरूरी है। साक्षी कहती है और हमें सही खान पान का भी ध्यान रखना चाहिए। मोहन हाँ, आराम और नींद भी बहुत महत्वपूर्ण है। साक्षी हम दोनों को मानसिक और शारीरिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से बच्चों हम संवाद लिखेंगे। संवाद लिखना भाई बहुत ईजी होता है बच्चों, बहुत ईजी होता है। संवाद का क्वेश्चन है ना, तो आप कुछ भी स्टोरी लिख देना भाई, नंबर पूरे मिलते हैं। मुझे मिले हैं भाई नंबर, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगला है बच्चों सूचना। सूचना लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है ऊपर सूचना, कि भाई कोई पढ़े तो देखे कि सूचना दिया गया है। डेट डालना है बच्चों, जब भी आपको मिले उसका डेट डालना है। जैसे मैंने 22 जनवरी डाल दिया, आप अपने एग्जाम का डेट डाल देना। ठीक है, अब लिखना है प्रिय छात्रों, क्योंकि छात्रों को लिख रहे हो, क्योंकि छात्रों का ही छात्र का ही डायरी गिरा होगा। लिखेंगे बच्चों आज विद्यालय, लिखेंगे क्या बच्चों कि आज विद्यालय की छुट्टी के समय, आज विद्यालय की छुट्टी के समय मुझे विद्यालय के मैदान में एक डायरी मिली है। डायरी पर कोई नाम या पहचान पत्र नहीं है, क्योंकि बच्चों अगर नाम और पहचान पत्र होता तो ये सूचना लिखने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो ये मिला है, लेकिन इसके कवर पर कुछ व्यक्तिगत विवरण दिए गए हैं। लेकिन भाई इसके ऊपर ना कुछ चीजें लिखे हुए हैं, जैसे हाइट लिखा हुआ है, रंग गोरा सांवला ये सब लिखा हुआ है, एज लिखा हुआ है। यदि ये आपकी हो, अगर ये आपकी हो तो कृपया कार्यालय में संपर्क करें, मतलब कार्यालय में आके संपर्क करें। डायरी को कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है, कृपया अपनी पहचान विवरण के साथ हमें सूचित करें। अब भाई जो विवरण उस पर लिखा हुआ है उसको भाई आप बता दो कि हाँ भाई ये आपका ही है, तो ये डायरी आप ले जाओ, ये आपको हम वापस कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है सादर इकबाल कक्षा 9 विद्यालय कार्यालय। ठीक है भाई, इस तरीके से हम भाई ये सूचना होगा, और यहाँ से हमारा पार्ट 2 भी बच्चों बिल्कुल खत्म हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों ये जो था हमारा सैंपल पेपर 2 था, मैंने 2 सैंपल पेपर आपको करवा दिए। अगली वीडियो आगे 3rd सैंपल पेपर, जो कि ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी होगी। लेकिन 3rd सैंपल पेपर लाने के लिए बच्चों मुझे इस वीडियो पर चाहिए लाइक, मेरे को कम से कम 1000 लाइक चाहिए। अगर 1000 लाइक कर दोगे तो 3rd सैंपल पेपर आपके एग्जाम से पहले मैं डाल दूंगा। टोटल मैंने 5 सैंपल पेपर बनाए हैं बच्चों। आप लाइक एम कंप्लीट करो, मैं वीडियो आपको दे दूंगा। तब तक के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें।